नमस्कार दोस्तों, 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसके नतीजे 13 मई 2023 को आते हैं और कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देती है। इन इलेक्शनों में कांग्रेस को 224 सीट में से 135 सीट्स मिलती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 66 सीट्स पर सिमट करके रह जाती है। अगर मैं कर्नाटक असेंबली की बात करूं तो कर्नाटक असेंबली में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 114 सीट्स की आवश्यकता होती है। जिस दल के पास में 114 सीट्स का बहुमत होता है वही कर्नाटक में सरकार बना सकता है। अगर मैं इन इलेक्शनों के कंपैरिजन पिछले इलेक्शनों से करूं तो पिछली बार कांग्रेस को 78 सीट्स मिली थी, जो कि 2023 के इलेक्शन में बढ़कर के 135 हो गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शंस में 104 सीट्स प्राप्त हुई थी, जो कि इस बार घट करके 66 रह गई। इसका मतलब बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल हो गया और कांग्रेस एक बार फिर कर्नाटक में सत्ता में आ गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल क्यों हुआ, वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीट्स 104 सीट से सिमट करके 66 पर रह गई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कर्नाटक असेंबली के इलेक्शंस के बारे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हार को समझने से पहले हमें समझना होगा कर्नाटक असेंबली के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कर्नाटक असेंबली में टोटल 224 सीट्स है और राज्य में मेनली 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरा जेडीयू। ये 3 ही बड़ी पार्टियां हैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। और अगर मैं 2023 के असेंबली इलेक्शन की बात करूं तो 2023 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को 224 सीट में से 135 सीट्स मिली, जो कि इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा। जबकि मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को 66 सीट मिली। और अगर मैं बात करूं तीसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी जेडीयू की तो जेडीयू को 19 सीट्स मिली इन चुनावों में। और इसी के साथ मैं बात करूं इनके वोट परसेंटेज का तो कांग्रेस को 42.3% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी जेडीयू को 19.29% वोट मिले 2023 की कर्नाटक असेंबली के इलेक्शंस में। 2023 के कर्नाटक विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज बोम्मे के नेतृत्व में लड़ा, जबकि कांग्रेस ने 2 टॉप लीडर्स सीतारमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा। और इनके नेतृत्व में कांग्रेस कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक बार फिर सत्ता में आई और बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल हो गया। दोस्तों, बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल होने का पहला कारण है कंफ्यूजिंग लीडरशिप। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर के खींचतान शुरू होती है 2018 के विधानसभा चुनाव से। इस विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में 104 सीट्स मिली और यह सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में भी पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन बाद में कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा गठबंधन कर लिया गया और कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से कर्नाटक में सरकार बनी और एचडी कुमारस्वामी इनके मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सरकार 1 साल के लगभग ही नहीं चल पाई थी, उससे पहले ही इस गठबंधन के 16 विधायकों ने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 16 विधायकों के इस्तीफा देने से गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई और उसके बाद में बीजेपी के पास में समर्थन बढ़ा और बीजेपी में समर्थन बढ़ने की वजह से चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में सरकार बनाई। हालांकि बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 2021 में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा करके एक नए चेहरे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया, बसवराज बोम्मे। दोस्तों, इन दिनों भाजपा के द्वारा किसी भी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा करके उसकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री बनाना कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले उत्तराखंड में सीएम परिवर्तन किया, उसके बाद में इन्होंने गुजरात में भी मुख्यमंत्री का पद चेंज किया। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक में जो इन्होंने ये दाव खेला, ये दाव उल्टा पड़ गया। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाना, उसके बाद में 2023 के इलेक्शंस के कैंपेनिंग में बीएस येदियुरप्पा को पीछे रखना, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों नेता बीएस येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और आपको पता होगा कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स में
यानी कर्नाटक की पॉपुलेशन में 17% पॉपुलेशन लिंगायत कम्युनिटी की है और कर्नाटक असेंबली की 224 सीट्स में से 70 सीट्स लिंगायत समुदाय के डोमिनेट वाली सीट्स हैं। और इस वजह से 3 बड़े नेताओं को बाहर करने के कारण भारतीय जनता पार्टी को 70 लिंगायत कम्युनिटी की डोमिनेटेड सीट्स में से सिर्फ 20 सीट मिली, जबकि पिछली बार के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को यहां से 38 सीट्स मिली थी। बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल होने का दूसरा रीजन रहा रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आरक्षण मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मिलता था 4%, उस आरक्षण को वापस ले लिया गया और इस 4% आरक्षण को लिंगायत कम्युनिटी के अंदर बांट दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में बहुत पॉजिटिव होगा और लिंगायत कम्युनिटी के लोगों के द्वारा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाएगा और उनकी डोमिनेटेड 70 सीट में से उन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में फायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके इस आरक्षण को लिंगायत कम्युनिटी के अंदर बांट दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के सामने कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा कर दी कि यदि हमारी सरकार आई तो हम कर्नाटक के रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा करके 75% कर देंगे। और साथ ही में कांग्रेस के द्वारा लिंगायत कम्युनिटी के लोग, SC ST कम्युनिटी के लोगों पर, उनके वोट्स पर काफी ध्यान दिया गया। और इस वजह से यदि आप 2023 के कर्नाटक विधानसभा के चुनावों को देखोगे तो वहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी वहां पर कांग्रेस लीड में थी, जहां पर लिंगायत डोमिनेटेड सीट्स थी वहां पर भी कांग्रेस लीड कर रही थी, और जहां पर SC या फिर ST डोमिनेटेड सीट्स थी वहां पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। यानी SC ST लिंगायत कम्युनिटी और जो मुस्लिम वोट्स थे वो कांग्रेस को काफी मात्रा में मिले, जिसकी वजह से बीजेपी का 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायतों को बांटने का मास्टर स्ट्रोक फेल हो। बीजेपी का कर्नाटक मॉडल फेल होने का तीसरा कारण बना करप्शन, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच में जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, काफी बड़ी मात्रा में करप्शन के केसेस सामने आए, जिसमें एक फेमस केस जिसमें एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने सुसाइड कर लिया था और इसमें आरोप लगे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ईश्वर रप्पा के ऊपर कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की एवज में 40% कमीशन मांगा था, और इस कारण उन्होंने यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ईश्वरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस लगे थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस के द्वारा 40% कमीशन वाली बात को लेकर के काफी बड़ी मात्रा में प्रचार किया गया, लोगों को समझाया गया कि इन लोगों ने इस तरह का करप्शन लिया है, जिसकी वजह से लोग इस बात को कनेक्ट कर गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्री थे ईश्वरप्पा उनसे भी चुनाव में दूरी नहीं बनाई। इस वजह से करप्शन भी बीजेपी के कर्नाटक मॉडल फेल होने का एक मेन रीजन बना। और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व कार्ड खेला, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान हिजाब, हलाला, अजान और भगवान हनुमान के नाम पर काफी सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए। लेकिन इसके अपोजिशन में बात करूं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस के द्वारा इस इलेक्शंस में यह मुद्दा उठाया गया कि यदि हमारी सरकार आई तो हम बजरंग दल जैसे धार्मिक कट्टर संगठनों को बैन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड वाला जो पैतरा था वो यहां पर भी फेल हो गया। शायद बीजेपी ये भूल गई थी कि हिंदुत्व कार्ड वाला पैतरा बाकी राज्यों में भले ही वो इस मामले में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन दक्षिण भारत में उनको इस मामले में काफी कम सफलता मिलेगी। और तीसरा और चौथा लेसन जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शंस में बना कि यदि आपके पास में राज्य में मजबूत चेहरे का अभाव है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के दम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते, जैसा कि कर्नाटक में किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर वोट मांगे गए और उन्होंने वहां पर जाकर काफी प्रचार भी किया, लेकिन वहां के स्थानीय नेताओं में ऐसा कोई भी मजबूत नेता नहीं था जिसके बिहार पर जनता वोट कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक मॉडल फेल हो गया। दोस्तों, ये तो हमने समझा कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक मॉडल फेल क्यों हो गया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव कैसे जीता, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से 78 सीट्स पर रहने वाली कांग्रेस कर्नाटक में डायरेक्ट 135 सीट्स पर पहुंच गई। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है कांग्रेस की स्ट्रांग लीडरशिप, क्योंकि जब से कर्नाटक विधानसभा की चुनाव शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने आप को पीछे रखा और वहां के स्थानीय नेताओं को आगे किया। और इन स्थानीय नेताओं में कांग्रेस के 2 स्टार नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया शामिल थे। हालांकि कहा जाता है कि इन दोनों में भी अपनी सत्ता को लेकर के, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के काफी आपसी कलह है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं ने आपसी मतभेद को भुला करके साथ दिया। दोनों ने काफी फोटोज, काफी वीडियो शेयर किए ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि हमारे बीच में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, हम सब एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कर्नाटक असेंबली के चुनाव में। कांग्रेस का कर्नाटक में जीतने का दूसरा कारण है कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया मैनिफेस्टो, जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाई जिन्हें 5 गारंटी स्कीम्स कहा जाता है। इनमें पहली स्कीम थी गृह लक्ष्मी। इस गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत कर्नाटक की प्रत्येक महिला को 2000 रुपये पर महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें दूसरी स्कीम थी गृह ज्योति। गृह ज्योति स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट के लगभग बिजली फ्री दी जाएगी प्रत्येक महीने। तीसरा था इसमें अन्न भाग्य। अन्न भाग्य के अंदर सरकार के द्वारा 10 किलो पर पर्सन अनाज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल परिवारों को। और चौथी इसमें गारंटी थी युवा निधि। इस युवा निधि के अंदर सरकार के द्वारा 3000 रुपये बेरोजगार युवाओं को दिए जाएंगे यदि वो ग्रेजुएट हैं, और 1500 रुपये दिए जाएंगे यदि वो बेरोजगार हैं और उन्होंने किसी भी तरह का डिप्लोमा कर रखा है। और 5वीं गारंटी थी उचिता प्रयाणा स्कीम। इस स्कीम के तहत कर्नाटक की कोई भी महिला किसी भी बस में फ्री ट्रेवल कर सकती है पूरे राज्य में कहीं पर भी। और इसमें सबसे मेजर जो काम आया कांग्रेस का वो आया जब भारतीय जनता पार्टी ने लिंगायत समुदायों को आरक्षण बांटा। उस समय कांग्रेस ने 50% के आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% करने की घोषणा की थी चुनावों के दौरान। और कांग्रेस की जीत का तीसरा कारण था ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेताओं ने अपनी कैंपेनिंग ग्राउंड लेवल पर की और समाज के, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास में ये लोग पहुंचे। और जो चौथा कारण था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी बना, भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने के लिए या फिर पॉलिटिकल उद्देश्य से एक यात्रा की गई थी और ये यात्रा कर्नाटक में से भी गुजरी थी। और ये यात्रा कर्नाटक के 51 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो इन 51 विधानसभा क्षेत्रों में से 36 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस ने इसमें जीत लिए। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट कर्नाटक पॉलिटिक्स पर कितना हुआ। तो ये पूरा मसला रहा कर्नाटक असेंबली के इलेक्शंस को लेकर के। और आप लोगों को ये सीख तो मिल ही चुकी होगी कि किसी भी राज्य में यदि कोई मजबूत नेता का अभाव है तो आप सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। आप सिर्फ हिंदुत्व कार्ड या सांप्रदायिक कार्ड खेल करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि आपको कुछ राज्यों में या फिर कुछ स्थानों पर इसके बारे में सफलता मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोगों इस बारे में जागरूक होंगे और यह आपका पैंतरा फेल हो जाएगा, जैसे कि कर्नाटका में हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए जब भी आप अपना वोट दें तो मेरे हिसाब से मेरी जो राय है वो है कि आपको अपने धर्म या फिर किसी और सांप्रदायिकता के मामले में वोट देने की जगह आपको डेवलपमेंट के नाम पर वोट करना चाहिए, ताकि हमारा देश और विकसित बन सके। और डेमोक्रेसी है, आपको अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी अपनी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इन कर्नाटक असेंबली के इलेक्शंस को देख करके कैसा लगा। क्या इसका इंपैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी हो सकता है? आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।